नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से पहली इकाई की 8वीं गज़ल यह लेकर आई हूँ। इसकी व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत से विद्यार्थियों की मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि वो जो है व्याख्या वाले वीडियोस नहीं देख पाते हैं या उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो आप डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया या फिर डॉक्टर कीर्तिज़ हिंदी की दुनिया इस तरीके से डाल के देखिए, तो आपको जो है मेरा वीडियो अवश्य वहाँ पर दिख जाएगा। आज हम इस कविता की जो है गज़ल जो है इसकी स्वाध्याय को देखने वाले हैं। तो आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। गज़ल का स्वाध्याय आपको पेज नंबर 34 पर मिलेगा, पेज नंबर 34। आइए इसको शुरू कर देते हैं। हमें पहला क्वेश्चन मिला हुआ है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में हमें पहला ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस तरह से है कि गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य, यानी कि ये जो गज़ल की पंक्तियाँ दी हुई है, नींव के अंदर दिखो, इन पंक्तियों से क्या तात्पर्य, यानी यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं इन लाइनों से, यहाँ पर वह चीज़ हमें लिखना है। तो आइए हम देख लेते हैं उसको किस तरीके से लिखना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है नींव के अंदर दिखो, उसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि हमें जीवन में प्रशंसा प्राप्त करनी हो तो नींव, ये न लिखा है ना, तो नींव के पत्थर के समान सुदृढ़ कार्य करना चाहिए। सुदृढ़ यानी मजबूत कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसकी मजबूती को कभी कोई नहीं भूलेगा, इस तरीके का कार्य हमें करना चाहिए। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया है कि आईना बनकर दिखो। आईना बनकर दिखो इसका तात्पर्य यह है कि कवि हमें कहना चाहते हैं हमें विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए ना, घबरा नहीं जाना चाहिए, है ना। कोई विपरीत परिस्थितियाँ आए ना, हम जो चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, है ना, ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ कोई हमारे सामने आ जाए तो उसमें हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। और जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, जो भी स्थिति हो, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। सामना करना यानी मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में आपको दिया मनुष्य से अपेक्षाएं, अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कवि है उसने इस गज़ल के माध्यम से लोगों से क्या अपेक्षाएं की है, मनुष्य से क्या अपेक्षाएं की है। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। अपेक्षा यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या चाहते हैं कवि कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं। पहला है मानवीय गुणों को अपनाएं, यानी मनुष्य ने मनुष्य के साथ में मनुष्य के समान रहना चाहिए, दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी होना चाहिए, खुशी में खुश होना चाहिए, इस तरीके के गुणों को अपनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बनता है मर्यादाओं को न तोड़े। मनुष्य के लिए एक तरह की मर्यादाएं जो है समाज ने बनाई हुई है और वो मर्यादाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन मर्यादाओं को मनुष्य जो है न तोड़े, नहीं तो फिर मनुष्य में और पशुओं में कोई भी अंतर यहाँ नहीं रह जाएगा, ये यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ हम दूसरा देखते हैं और क्या अपेक्षाएं चाहते हैं कवि हमसे, क्या अपेक्षा रखते हैं कि निराश और हताश लोग, यानी जो असफल हो गए, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, किसी न किसी कारण से हताश हो चुके, उन लोगों के लिए आशा की किरण बने, यानी उन्हें समझाने का प्रयत्न करें कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करने से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की आशा की किरण बन के आप उनके पास जाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें रास्ता दिखाइए, सही मार्गदर्शन उनका कीजिए। नेक्स्ट है अपना जीवन मिल के पत्थर के समान बनाएं। यहाँ पे जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि कभी भी आपको अपने जीवन को कहीं पे रुकना भी है तो वो मील के पत्थर के समान आपको बनना चाहिए, क्योंकि वो एक जगह रुकने के बाद में भी राहगीरों को जो है मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, रास्ता दिखाता है, उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है। और उसे देखने से मनुष्य को जो है अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा आसक्ति बन जाती है कि अब लक्ष्य जो है पास में आ गया है, इसलिए और ज़्यादा जोश से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भिड़ जाता है। तो ये यहाँ पे दो ही हमें रीज़न लिखना थे, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दे दिए, जो आपको अच्छे लगे आप उसे लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें शब्द दिए, निम्न शब्दों में ये शब्द दिए, निम्न यानी ये निम्नलिखित है ना, भीड़, जुगनू, तितली, आसमान। इनसे हमें ऐसे प्रश्न बनाना है कि उनके उत्तर ये शब्द हो जाए। यानी हमें यहाँ क्या कार्य करना है, प्रश्न बनाने का कार्य करना है। विद्यार्थी यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो उत्तर आ जाए ऐसा चीज़ लिख देते हैं कि मतलब ये उत्तर हमें होना चाहिए हमारे प्रश्न का, और विद्यार्थी क्या करते हैं, उत्तर ही लिख कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न बनेगा कि कवि भगवान की शक्ल किस में देखना चाहता है। वो कहता है भीड़ में भी दिखो तो कैसे दिखो, जिस शक्ल में देखो उसमें मुझे तुम ही तुम दिखो। इस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं हमें। तो यहाँ पर कवि भगवान की शक्ल किस में देखना चाहते हैं, तो भीड़ में जिस शक्ल को देखे उसमें जो है वे देखना चाहते हैं भगवान की शक्ल को। नेक्स्ट शब्द दिया है हमें जुगनू। तो जुगनू, वक्त की उस धुंध में कौन तुम्हारे साथ है ना। यहाँ पे हमें जो लाइनें दी हुई थी वो इस तरीके से थी कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो वक्त की धुंध में कौन तुम्हारे साथ है, जुगनू तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट हमें वर्ड दिया हुआ है तितली। तितली के लिए हम प्रश्न बनाएंगे, कभी खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है ना। खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है, कभी कहता है कि खिलते फूल के स्थान पर, तो उससे अच्छा है कि तितली बनकर दिखो। तो हमें वो लाइनें इस तरीके से दी हुई हैं कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, है ना। तो कहाँ दिखने को बोल रहे हैं, तितली के टूटे पर दिखने को बोल रहे हैं। अगर खिलते फूल नहीं बन सकते हो तो उस स्थान पर तुम कहाँ दिख सकते हो, तितली के टूटे पर दिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया है आसमान। आसमान के लिए हम प्रश्न बनाएंगे कि गर्द बनकर कहाँ दिखना चाहिए। तो गर्द बनकर अर्थात धूल बनकर आसमान में दिखना चाहिए। धूल भी बनो तो ऐसी बनो कि जो आसमान पर चढ़कर बैठे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। चौथे प्रश्न का इसमें पहला हमें दिया आपको महसूस डैश डैश, और यहाँ पर भीतर दिखो। यानी कि यहाँ हमें जो है जो कविता की पंक्तियाँ हैं, गज़ल की जो पंक्तियाँ हैं वो हमें दी गई है। किस तरीके से हमें ये पता पड़ेगी कि आपको महसूस होगी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ पर हमें कवि क्या जीवन मूल्य देना चाहते हैं वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें सदैव प्रत्येक मनुष्य के दुख और तकलीफ़ को समझना चाहिए, है ना। कोई दुखी है, किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसे समझना चाहिए और उसकी उस तकलीफ़ को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये यहाँ पर हमारी इन लाइनों के अर्थ हो जाते हैं कि अगर किसी को महसूस करना चाहो तो उसकी उस जगह पर हम अपने आप को रख कर देखें तो हमें उसकी तकलीफ़ का एहसास हो जाएगा, और अगर उसकी तकलीफ़ को अगर समझ गए हैं तो फिर उस तकलीफ़ को हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके भीतर दिखो, उसको दूर करने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, है ना। यहाँ पर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कभी हमें यहाँ पर क्या जीवन मूल्य यानी हमें हमारे जीवन में किस तरीके के मूल्य रखना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, कभी कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर बसा हुआ है ना। हमें मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है उनको ढूंढने के लिए। तो कभी कहना चाहते हैं हर मनुष्य में ईश्वर बसा हुआ है, इसलिए हमें मंदिर मस्जिद में न जाते हुए इंसानों में ही ईश्वर को देखना चाहिए। मदद करना हो तो उनकी करना चाहिए, प्रार्थना करनी हो तो उनसे करना चाहिए, है ना। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा ही फल यहाँ पर मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर बसा हुआ है, उसकी पूजा करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न हमें दिया हुआ है, कृति पूर्ण कीजिए गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक यानी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला नेचुरल जो भी प्रकृति प्रदत्त है उसमें मोती, दूसरा सीप, फूल और तितली, ये सब हमें प्रकृति ने दिए हुए हैं ना, प्राकृतिक घटक हैं, इसलिए हम इसके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम
क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है कि कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कवि के अनुसार हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमें सिर्फ 5 दिए हुए थे, हमने जो भी एक्स्ट्रा है वो भी लिख के रख लिए ताकि हम जो याद आ जाए या जो हमारे सामने आ जाए उसे हम लिख सकें। तो पहला है तितली के टूटे पर दिखो, यानी यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। नींव के अंदर दिखो, मील का पत्थर बनकर दिखो, आदमी बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो, मोम के भीतर दिखो, रोशनी बनकर दिखो, सीप के अंदर दिखो, और अंत में वे कहते हैं तितली के टूटे पर दिखो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अभिव्यक्ति में कि प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्तियों का केंद्रीय भाव ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। आप किसी भी लाइन के उसमें एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, उसके अंदर मैं केंद्रीय भाव के साथ में ही लिखती हूँ, तो आपको वो चीज़ वहाँ यहाँ पर उपयोगी पड़ जाएगी। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए एक्सप्लेनेशन वाला, गज़ल 8 नंबर लेसन इकाई 1 से डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया, इस चैनल पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर न मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर उपायोजित लेखन, और उपायोजित लेखन में ये दिया है कि यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो क्या होता है ना, हमें इसके ऊपर ही हमारा जो है निबंध लिखना है। हम इस तरीके से यहाँ पर अपने निबंध को लिखेंगे, और बताती हूँ मैं आपको कि आपको किस तरह से लिखना चाहिए अच्छे से अच्छे शब्दों में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें कि जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई सपना अवश्य ही होता है। अब यहाँ हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष की बात की गई है, तो हम यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से डालें जिससे कि हमारा जो निबंध है वो एक इफ़ेक्टिव निबंध बन जाए। 21 जुलाई 1969 अर्थात 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, और उनके बाद 1972 में यूजिन सेरन चांद पर पहुंचने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उनके बाद कोई भी चांद पर नहीं गया है। तो मेरा भी एक सपना है कि मेरा घर अंतरिक्ष में हो। मेरा भी एक सपना है कि काश मेरा घर अंतरिक्ष में हो। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काश मेरा घर अंतरिक्ष में हो, मुझे चांद तारों को पास से देखने का मौका मिले, और मैं प्रदूषण युक्त वातावरण से दूर, यानी हमारी धरती पर क्या है, प्रदूषण वाला वातावरण है ना, तो बोल रहे कि इस प्रदूषण युक्त वातावरण से दूर तारों के साथ में समय बिताऊं, वहाँ से अपने प्यारे देश भारत की सुंदरता को भी निहारूं। चांद पर जाकर भारत की सुंदरता को निहारने का भी सपना है। परंतु इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि हमारी पृथ्वी से सुंदर कोई जगह इस ब्रह्मांड में नहीं होगी, है ना। जहाँ हम रहते हैं हमें वो ग्रह ज़्यादा पसंद है, हमें हमारी पृथ्वी ज़्यादा पसंद है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि परंतु इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि हमारी पृथ्वी से सुंदर कोई जगह इस ब्रह्मांड में नहीं होगी या हो ही नहीं सकती, ये भी लिख सकते हैं। मैं अंतरिक्ष से भी पृथ्वी पर आने के बारे में ही सोचता या आने के बारे में ही सोचती, जो भी आप लिखना चाहे। सिर्फ हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना है। ये यहाँ पर मैंने आपको जो है लिख कर दिखा दिया है। आप इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कोई भी 2-4-6 लाइनें जोड़ सकते हैं कि जैसे वहाँ की हवा में घूमने जाता है, मैं रोज़ सुबह शाम वहाँ टहलने जाता है चांद पर, है ना, और चांद की सुंदरता को निहारता, वहाँ से बैठे बैठे मैं तारों को निहारता, वहाँ से जब मुझे धरती दिखती, पृथ्वी दिखती, तो मैं उसमें भारत देश को ढूंढ के अपने भारत देश की सुंदरता को देखता, जो कि मैं यहाँ पर लिख ही चुकी हूँ, पर फिर भी आप उसको और बड़े इसमें लिख सकते, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते। तो इस तरीके से आपका ये उपायोजित लेखन भी ख़त्म हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको जो ये गज़ल कविता है 8 नंबर, इसके सारे स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़कर सिर्फ आगे निकल मत जाइए, लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अगला
वीडियो बनाने की जो है एनर्जी मिलती है एक तरह की, और अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ। लेकिन कब अच्छा लगता है? जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी अच्छे से रखिए। और इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।